एमएस एक्सेल के फार्मूलाज टैब में सबसे पहला ग्रुप आपको मिल जाता फंक्शन के लाइब्रेरीज के रिलेटेड। आपको यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे जिनको आप अपने डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हो डेटा के ऊपर। पर हाँ, यहाँ पे 600 और 700 प्लस फंक्शंस हमें मिलते हैं, तो सारे फंक्शंस हमें आए ज़रूरी नहीं है। हमें सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए। तो इन फ्यूचर जिस टाइप का डेटा होगा उसके अकॉर्डिंगली हम फंक्शंस का जो लर्निंग है या फंक्शंस को हम आगे सीखते जा सकते हैं। वैसे हमने 100 प्लस यहाँ पे फंक्शंस कवर कर रखे इसी एम एस एक्सेल के सीरीज़ में। पर फिलहाल हम यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है इंसर्ट फंक्शन नाम का, तो यहाँ से हम फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं। अब वैसे आप यहाँ पे फंक्शन टाइप भी कर सकते हो, पर आप इस बटन पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें बताया जा रहा और सेलेक्ट आ कैटेगरी, आप सेलेक्ट कर लो कैटेगरी, किस कैटेगरी के बेस पे आपको फंक्शन चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे डेट एंड टाइम, मोस्टली और मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शंस, इस पे क्लिक करेंगे। जो फंक्शंस मैंने रिसेंटली यूज़ किए होंगे वो यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएंगे। इसके अलावा ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे फंक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। और जो ऑप्शंस आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। डेट एंड टाइम के रिलेटेड फंक्शन चाहिए तो यहाँ पे इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड पे क्लिक करते हैं और इसके बाद सम पे क्लिक करेंगे। मान लो मुझे इस डेटा को जमा करना है यहाँ पे, तो सम पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, या तो इस पे डबल क्लिक कर लो भी, इस वाले विंडो पे आप आ जाओगे। इसके बाद कहा जा रहा है कि नंबर वन मतलब डेटा वन। तो पहले यार रेंज हम यहाँ पे दे चुके हैं इसे, और यहाँ पे सम फंक्शन ये लगा चुका है खुद ब खुद। और नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि क्या आपका डेटा ये रहा, बिल्कुल यही है। नेक्स्ट इसने यहाँ पे जमा कर लिया, आप सिंपल ओके पे क्लिक कर लो तो डेटा सम होके आ चुकी है। तो इस ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के फंक्शंस, ऑलमोस्ट सारे फंक्शन जो आप सीख चुके हो या नहीं आता वो सारे फंक्शंस आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। और पेयर ऑटो सम, इसमें डिफरेंट टाइप के आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप सम कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, काउंट, मैक्स, मिन। जैसे कि मुझे सम करना है वापस डेटा को, तो सम पे क्लिक करेंगे। इसने यहाँ पे एक ही सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करके उसे सम कर रहा है, पर हम यहाँ पे इसे रेंज चेंज करके देते हैं। और इसके बाद वापस इंटर करेंगे तो एक सिंगल क्लिक से आपने फंक्शन को यूज़ कर लिया। और वैसे आप मैनुअल भी इसे यूज़ कर सकते हो फंक्शन को। फिलहाल हमने यहाँ पे वापस कर्सर रखा, ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, एवरेज पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे तो ये एवरेज हमें निकाल के दे देगा इस डेटा का। तो यहाँ पे सिंगल क्लिक से फंक्शन आप इंसर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट रिसेंटली जो भी फंक्शंस आपने यूज़ किए होंगे उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे वापस चीज़ों को कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि फाइनेंस के रिलेटेड आपको फंक्शंस चाहिए, लॉजिक के बेस पे आपको फंक्शंस चाहिए, जैसे कि आपका इफ़ आ जाता, एंड आ जाता, और आ जाता, इफ एल्स आ जाता वगैरह। और इसके बाद टेक्स्ट के रिलेटेड आपको फंक्शंस चाहिए, और डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंसेस, उसके बाद मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। और इसके बाद मोर फंक्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप के डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड आपको फंक्शंस मिल जाएंगे। तो जिस टाइप के आपका नीड होगा उसी टाइप के फंक्शंस आप यहाँ से सिंपली एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ओवरऑल फंक्शन लाइब्रेरी से आप यहाँ से फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हो और फंक्शंस के रिलेटेड आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है पाइथन। और पाइथन के लिए ये जो टैब दिया गया है ये डेटा को आसान करना, डेटा के ऊपर काम करना, और वो काम मुश्किल था पर उस काम को आसान करने के लिए प्रोग्रामिंग को जोड़ा गया डेटा के साथ और एक्सेल के साथ। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे पाइथन आना चाहिए तो पाइथन के लिए मेरे पास एक खूबसूरत सा कोर्स है जो कि चल रहा है नसीब कोर्स स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। सिंपली विजिट कर लेना और पाइथन फॉर एवरीवन वो वाली सीरीज़ आप स्टार्ट कर लो। उसमें आपको खूबसूरत वे में पाइथन सिखाया गया है। फिलहाल अगर आपको पाइथन आती है, आप पाइथन यहाँ पे डेटा के साथ यूज़ करना चाहते हो तो ये वाला ग्रुप आपके लिए है। पाइथन इंसर्ट करना, इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये पाइथन का विंडो आ जाएगी। और ऊपर भी यहाँ पे पी वाई लिखा गया है, यहाँ पे भी पी वाई। तो पाइथन के रिलेटेड आप यहाँ पे चीज़ें यूज़ कर सकते हो और प्रोग्रामिंग कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे इस डेटा का मिन निकालना है, मिनिमम इनमें से मिनिमम नंबर निकालना है, या तो इसको सम करना है वगैरह। तो हम यहाँ पे डेटा को करते हैं सेलेक्ट। सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे इस डेटा के साथ क्या करना है, मैंने कहा डॉट सम। ये फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया और कहा जा रहा है कि अगर आपने ये डेटा कमिट करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है तो कंट्रोल इंटर। तो हमें कहा जा रहा है कि इस डेटा को आपने सीरीज़ की शक्ल में हमें सेलेक्ट करके दे दिया। फिलहाल यहाँ पे पाइथन की शक्ल में हमें सीरीज़ ही दिखाया जा रहा। पर अगर हमें इसका वैल्यूज़ चाहिए तो दो तरीके होंगे। पहला तरीका, अगर हमने यहाँ पे इसे अपडेट करके वापस एक्सेल की वैल्यूज़ इससे निकलवाना है तो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद एक्सेल के वैल्यूज़ पे क्लिक कर लो तो इसने हमें डेटा सम करके दे दिया। हाँ, इस दफ़ा हमने सम फंक्शन यूज़ नहीं किया, हमने पाइथन देखा कि पाइथन भी हमारे लिए डेटा को सम कर सकता। और पाइथन और भी बहुत सारे काम के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपने एडवांस डेटा एनालिसिस करना है, आपने मशीन लर्निंग को कंबाइन करना है एमएस एक्सेल के साथ, और आपने यहाँ पे डेटा को क्लीन करना है। और डेटा क्लीनिंग में भी आपका पाइथन हेल्प करता है, प्रोग्रामिंग हेल्प करता है।
तो ओवरऑल आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि ये एक रोबोट है और वो रोबोट आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने एमएस एक्सेल में और डेटा के ऊपर और आराम से इजी वे में काम कर सकते हो। पर इसके लिए आपको पाइथन आना चाहिए कि पाइथन को कैसे यूज़ करना है अपने एमएस एक्सेल के साथ। अब मान लें यहाँ पे हमने इस डेटा का मिनिमम नंबर निकालना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू पी वाई से आप पाइथन का फंक्शन और पी वाई से आप पाइथन को यूज़ कर सकते हो। टैब की प्रेस करेंगे, पाइथन एक्टिवेट हो चुका है और उसके जस्ट बाद हमने यहाँ पे इसे डेटा दे देनी है वापस। ये फंक्शन सारे ये खुद ब खुद काम कर रहा है, ऑटोमेटिकली ये सारा काम कर रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पे डॉट लगा के फंक्शन लगानी है। जैसे कि मान लें मुझे इसमें से मिन नंबर निकाल के दे दो और कंट्रोल के साथ इंटर करते हैं। अब इस डेटा को वापस एक्सेल के वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पाइथन ने हमें इस डेटा में से मिनिमम वैल्यू फाइंड करके दे दी है। सेम इसी तरह अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डबल क्लिक करेंगे, मिन की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं मैक्स और कंट्रोल इंटर, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हमें फाइंड करके दे देगा। अब यहाँ पे पाइथन सिर्फ आप नंबर्स पे नहीं टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डेटा है नसीब खान और यहाँ पे ये डेटा लिखने के बाद हम मान लें इसका केस हम चेंज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अब पाइथन सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि पाइथन हर टाइप के डेटा के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ जाता नसीब खान और हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल्स टू पी वाई पाइथन और टेप की प्रेस करेंगे, पाइथन एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने इसे डेटा दे देनी है और मैं चाहता हूँ कि इसे लोअर केस में कन्वर्ट करके दे दूँ, तो डॉट लोअर लगा लेंगे और कंट्रोल के साथ इंटर। तो इसने हमारा जो डेटा है वो लोअर केस में कन्वर्ट करके दे दिया। सेम इसी तरह अगर अपर केस में ये डेटा हमें कन्वर्ट करके चाहिए तो ये लिखेंगे अपर, कंट्रोल इंटर और कंट्रोल इंटर के साथ यहाँ पे डेटा अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। और सेम इसी तरह कैपिटलाइज जो कि ये पहले है और अगर हम यहाँ पे इसे टाइटल, कैपिटलाइज और टाइटल ऑलमोस्ट एक जैसे, तो ये टाइटल केस में हमें डेटा कन्वर्ट करके दे देगा। उसके जस्ट बाद आपके पास स्वैप केस भी होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्वैप केस, कंट्रोल इंटर। तो स्वैप केस में हमें ये डेटा ये कन्वर्ट करके दे देगा। अब स्वैप केस में क्या हुआ कि यहाँ पे जो लेटर पहले से कैपिटल थे इसने उन्हीं लेटर्स को छोटी बीसी में और बाकी जो लेटर्स लोअर केस में है उनको कैपिटल में कन्वर्ट करके हमें दे दिया। तो ये था पाइथन को यूज़ करना एमएस एक्सेल में। और इस डेटा के साथ हम यहाँ पे कुछ मज़ीद अगर चेंज करना चाहते हैं जैसे कि कंट्रोल इंटर फिलहाल और यहाँ पे मान लें इक्वल्स टू पी वाई पाइथन को एक्टिवेट, या तो फिर इस वाले बटन पे आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं और वही सेम चीज़ आ जाती है। हम यहाँ पे इसे डेटा सेलेक्ट करके देंगे और इसके बाद डॉट लगा के हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यूज़ हमें दिया जाए और फिर डॉट लगा के हम इन वैल्यूज़ को सम करना चाहते हैं। अब वैसे यहाँ पे क्लिक करने से आपको डेटा एमएस एक्सेल के वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही थी, पर डॉट वैल्यूज़ जो फंक्शन हम इसके साथ एक्स्ट्रा लगा रहे हैं ये डायरेक्टली हमें एक्सेल की वैल्यूज़ की शक्ल में डेटा दे देगा। तो कंट्रोल इंटर। पर हाँ, अब भी ये पाइथन है, पर पाइथन आपको इस दफ़ा पाइथन के सीरीज़ और ऑब्जेक्ट्स दिखाने की बजाय डायरेक्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दिखा रहा है। और अगर आपको पढ़ना है कि पाइथन हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, वैसे समझ आ चुका होगा प्रोग्रामिंग एक पावरफुल टूल है। अगर आप इसे किसी प्रोग्राम के साथ यूज़ करोगे और कोई प्रोग्राम आपको प्रोग्रामिंग इनसाइड यूज़ करने का ऑप्शन देता है तो ज़ाहिर बात है उस प्रोग्राम में आप कुछ भी कर सकते हो। तो डेटा एनालिसिस आपको सीखना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि आपको पाइथन सीखना होगा। पाइथन सीखते सीखते आप यहाँ पे डेटा के साथ काम कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे मज़ीद पढ़ना चाहेंगे कि पाइथन को हमें क्यों एमएस एक्सेल के साथ यूज़ करना चाहिए, तो आप इस वाले बटन की तरफ ये जो आपको पी वाई दिख रहा है इस पे पॉइंटर लेके आए और इस पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे तो सारा कोड दिख जाएगा, वो कोड जो कि पाइथन खुद से लिख रहा है। ऑटोमेट यहाँ पे हमारा काम हो रहा था पर कोड बिहाइंड द सीन पाइथन खुद लिख रहा था। और यहाँ पे रिसेट करने से आपका यहाँ पे चीज़ें रिसेट हो जाएंगी अगर आपने कुछ चेंज किया होगा। और नेक्स्ट एडिटर आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो जिसमें आप खुद का कोड मज़ीद आगे लेके जा सकते हो। और उसके जस्ट बाद इनिशियलाइजेशन, इसमें आप देख सकते हो कि पाइथन ने ये काम करने के लिए क्या क्या कोड लिखा है और ये प्रोग्रामर को ही समझ आएगा, ज़ाहिर बात है। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो इसलिए आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे पाइथन ने क्या क्या किया इस कोड को एमएस एक्सेल की दुनिया में सम करने के लिए। और नेक्स्ट अगर हम इस बटन पे पॉइंटर लेके आते हैं और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एनाकोंडा के नाम से यहाँ पे टूल आपको मिलेगा और बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप इस वाले टूल पे आ जाएंगे और इस वाले वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट में आप ऑलमोस्ट आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ये क्लियर करके दे देगा। तो सिंपली इस वाले वेबसाइट पे आ जाना और यहाँ पे एक्सप्लोर करना कि पाइथन को एक्सेल के साथ हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। अगर यूज़ करना है
तो कैसे यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट ग्रुप हमें यहाँ पे मिल जाता है डिफाइंड नेम्स, और इसके थ्रू हम यहाँ पे रेंज को या डेटा को नेम दे सकते हैं इजी रेफरेंस के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेटा आ रही है, तो अगर मैं कहीं पे भी नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मुझे यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना है और उसमें टारगेट करना है ये वाली डेटा, तो इसके लिए वापस ऊपर आना होगा, फिर सिलेक्शन करना होगा, तो इसमें टाइम लगेगा। तो इजी रेफरेंसिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डिफाइंड नेम्स जैसा ग्रुप का। जैसे कि हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, कर्सर रखने के बाद डिफाइन नेम। अब डिफाइन नेम किस डेटा के लिए अपने नाम को डिफाइन करना है वो डेटा सेलेक्ट कर लो, तो मैं यहाँ पे ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नेम, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने इस रेंज को क्या नाम देना है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है यहाँ पे ऊपर का हेडिंग। तो आपको यहाँ पे जो भी नाम इसे देना होगा वो नाम दे सकते हो, और यहाँ पे आप रेफरेंस चेंज कर सकते हो। डेटा यही है या इससे ज़्यादा है वो आप यहाँ पे चेंजेस करके बता सकते हो, मतलब ये डेटा सिलेक्शन के लिए। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे सेल्स रहने दूंगा और यही रेफरेंस होगा हमारा। ओके पे क्लिक करेंगे। अब अगर हम नीचे चले जाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और लिखता हूँ सेल्स, तो देख लो यहाँ पे सेल्स सजेशंस में आ रहा है, और टैब की और इसके बाद इंटर करेंगे तो देख लो यहाँ पे इसने हमें डेटा सम करके दे दिया। अब ये सिलेक्शन कैसे हुई, जब डबल क्लिक करूँगा यहाँ पे सेल्स दिख रहा है, सेल्स यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है इस डेटा का। तो कितना इजी हुआ यहाँ पे डेटा का सिलेक्शन। इसके लिए आपको आना चाहिए ये वाला ग्रुप पूरा। अब यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो नेम को, और अप्लाई नेम्स अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो नाम है ये किस डेटा पे आपने अप्लाई करना है वापस रीअप्लाई कर सकते हो। पर उससे पहले अगर आप यहाँ पे डेटा में गलती कर लेते हो, अपने नाम को यहाँ पे मैनेज करना है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो। जिसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह हमें दिखा देगा कि लास्ट टाइम एक डेटा को नाम दिया गया है सेल्स नाम का, आपने इसे एडिट करना है, डिलीट करना है, नया रेंज डिफाइन करना है इस पर क्लिक करने से। और यहाँ पे हमने नाम देना है, जैसे कि ये वाला रेंज रहेगा मान लो डेट्स, और उसके बाद यहाँ पे हमने इसे रेफरेंस देना है। इस वक्त इसने एक ही सेल सेलेक्ट करके रखा है, हम इसकी जगह पे यहाँ पे से ये 3 और 4 सेल सेलेक्ट करके देते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इस वक्त 2 रेंज ऐसे हैं जिनके पास खुद के नाम आ रहे हैं, एक डेट्स नाम का और दूसरा सेल्स नाम का। अब अगर हम फंक्शन में इसे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू, और मैं लिखता हूँ डेट्स, तो देख लो यहाँ पे डेट्स सजेशंस में भी आ रहे हैं और डेट्स यहाँ पे सेलेक्ट भी हो चुके हैं। सेम इसी तरह अगर इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्स, तो सेल्स सजेशंस में भी आ रहा है और सेल्स का यहाँ पे रेफरेंस पूरा यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है। इनमें से जो भी रेंज आपको डिलीट करना है तो यही से आप रेंज को डिलीट कर सकते हो। और मल्टी सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट की पकड़ के रख सकते हो, एक को क्लिक कर लो शिफ्ट के साथ दूसरे को क्लिक कर लो, या तो फिर फर्स्ट पे क्लिक कर लो। अगर यहाँ तक सिलेक्शन करनी है तो शिफ्ट के साथ लास्ट वाले पे क्लिक करोगे तो ये सारे रेंज और जितना भी आपने यहाँ पे नाम दिया होगा डेटा को सारा यहाँ पर डेटा सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपने डिलीट करना है, एडिट करना है, न्यू क्रिएट करना है। फिलहाल मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ से हम इनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं। अब मान लें आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें यहाँ पे स्टार्ट में नाम आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे डेटा आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एनके और इसके बाद यहाँ पे लिखा लकी। अब यहाँ पे ऊपर एनके का डेटा लेके आ जाता है, जैसे मैंने लिखा 1, और ये कॉलम छोटा कर लेते हैं और इससे भी यहाँ पे छोटा। सेम इसी तरह यहाँ पे कॉलम्स को थोड़ा सा हम रिसाइज करना चाहते हैं और कंट्रोल के साथ इसे ड्रैग करते हैं यहाँ पे आगे की तरफ कंट्रोल के साथ। अब नंबर चेंज हो चुके हैं। इसी तरह सेम यहाँ पे हमने 5 लिख के कंट्रोल के साथ इसे ड्रैग करना है। अब अगर हमने इन डेटा को नाम देना है, मान लो मैं एन के कहीं पे भी ले लूँ तो एन के का डेटा सेलेक्ट हो जाए, लकी कहीं पे भी ले लूँ तो लकी का डेटा सेलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए वापस हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे यहाँ पे डिफाइन नेम, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर रहा है कि इनके इसका यहाँ पे नाम होने जा रहा। पर इसके अलावा अगर हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि हेडर कहाँ पे आ रहा है, टॉप पे आ रहा है, टॉप पे इनका हेडर था, इनका जो हेडर है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट कॉलम सेलेक्ट कर लो, ओके पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पे हमने सिंगल क्लिक से इस डेटा को नाम दे दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट एन के, तो ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे। हमने शायद एक गलती कर ली, चले जाएंगे वापस यहाँ पे फंक्शन की तरफ, डेटा को सेलेक्ट, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट कॉलम, ओके क्लिक करेंगे। एक दफ़ा देखना चाहेंगे क्या नाम आ चुका है, नाम यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन करके वापस इस पर क्लिक करेंगे, अब ये लेफ्ट कॉलम यहाँ पे डिटेक्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाँ हमने यहाँ पे इसके साथ हेडर भी सिलेक्ट करना होगा, और ओके पे क्लिक करेंगे। वापस यहाँ पे कर्सर एक दफ़ा देखना चाहेंगे, हाँ एन के ऐड हो चुका है। सेम इसी तरह लकी को भी ऐड करना है, तो डेटा सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। अब इसमें हेडर कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट खुद ब खुद ये डिटेक्ट कर पा रहा। अगर बॉटम में आ रहा होगा तो बॉटम रो,
अगर राइट पे आ रहा हो तो राइट कॉलम, और अगर टॉप पे आ रहा हो तो टॉप रो। फिलहाल लेफ्ट ओके। और अगर इस रेंज को भी नाम देना है तो सिलेक्शन करते, या तो फिर दोनों को सिलेक्ट कर लो। अगर आपके पास मल्टीपल रेंजेस हो और आप चाहते हो कि मल्टीपल रेंजेस को एक साथ ही नाम देना है, तब भी आपका ये ऑप्शन हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट के साथ सिलेक्शन करेंगे, डिलीट करेंगे इन सबको, और मैं यहाँ पे इन दोनों रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने से हमें दिखाया जा रहा है कि लक्की और एनके के नाम से दो रेंज को यहाँ पे नाम दिया गया है। सेम इसी तरह यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ओके। तो टॉप और लेफ्ट कॉलम नहीं, टॉप सिर्फ, टॉप यहाँ पे जो हेडर्स आ रहे हैं इनको एज अ रेफरेंस नेम यूज़ कर लो, ओके पे क्लिक करेंगे, वापस यहाँ पे क्लिक। तो देख लो आप कितने इजीली रेंज को नाम दे पा रहे हो। इन फ्यूचर सिर्फ इन हेडिंग्स का नाम ले लो, उनका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि चलो मुझे यहाँ पे एनके के डेटा के साथ सेल्स का डेटा जमा करना है, तो इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, मैं लिखता हूँ यहाँ पे एनके, और इसके बाद इसके साथ हमने जमा करना है सेल्स का डेटा, तो यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। अब ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर लो, तो इसने एनके का जो डेटा है वो जमा कर ली यहाँ पे सेल्स के डेटा के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि डिफाइंड नेम्स का यहाँ पे जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इजी रेफरेंसिंग के लिए। तो अगर आप नीचे भी चले जाते हैं, आपको एनके का डेटा चाहिए, तो सिर्फ आपको उसका नाम लेना होगा कि मुझे सम में या तो किसी भी फंक्शन में एनके का डेटा चाहिए, तो एनके सिर्फ आप उसका नाम लोगे तो उसका डेटा आपको मिल जाएगा और उसका रेंज खुद ब खुद यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, यूज़ इन फार्मूलाज। अगर बाई चांस आप यहाँ पे अपने रेंजेस का नाम भूल जाते हो और रेफरेंसेस का नाम भूल जाते हो, तो यहाँ से उन नामों को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, अब मुझे याद नहीं कि कौन से रेंजेस थे, उनके नाम क्या थे। तो यूज़ इन फार्मूला पे क्लिक करेंगे, डेट आ रहा है, लकी आ रहा है, एनके आ रहा है, सेल्स आ रहा है, तो मैं फिलहाल सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, फिर कोमा, फिर यहाँ से एनके को सेलेक्ट करते हैं, फिर कोमा, और लास्ट यहाँ से सेलेक्ट करते हैं लकी को, और इसके बाद इंटर करते हैं। तो आप यहाँ से जिन रेंजेस को आपने नाम दिया होगा उनको आप यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर डिलीट करने हो आपको पता है नेम मैनेजर पे क्लिक करोगे, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। और अगर रेफरेंसेस कम हो जाते हैं, मान लें इन फ्यूचर यहाँ पे मज़ीद डेटा आ चुकी है, जैसे मैं यहाँ पे इसे ड्रैग करता हूँ आगे की तरफ, अब मुझे इसका रेंज बढ़ाना है। अब ये रेंज बढ़ाने के लिए हमने नेम मैनेजर पे क्लिक करना है, और ये एनके का जो रेंज है इसे बढ़ाना है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, वापस ये सेम छोटी सी विंडो आ जाएगी जो आपने स्टार्ट में देखा था। इसमें से हमने ये रेफरेंस जो दिया हुआ है इसको चेंज करना चाहेंगे, तो चेंज करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे कुछ इस टाइप का, ये चेंज हो चुका होगा। एक दफ़ा पैर कंट्रोल ए, या तो पैर ये डेटा हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट करके डिलीट करते, पैर इसे सिलेक्शन करके देंगे, तो ये रेंज सेलेक्ट हो चुकी है, ओके पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद वापस इस विंडो को क्लोज़ करते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखने वाली है कि अगर आप यहाँ से फार्मूला को सेलेक्ट करके चीज़ों के ऊपर फंक्शंस लगा रहे हो, या तो फिर यहाँ से आप रेंज को सेलेक्ट करके चीज़ों के ऊपर फंक्शंस लगा रहे हो, तो याद रख लो ट्रैक करने पे यही सेम चीज़ फिक्स होगी। जैसे कि मान लें मेरे पास यहाँ पे डेटा आ रही है, मैंने लिखा 1 2, और इसे यहाँ पे ड्रैग करते हैं नीचे की तरफ, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3 4, और फिर इसे कंट्रोल के साथ नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, और वन लास्ट टाइम 4 0, कंट्रोल के साथ इसे नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब मान लें इस रेंज को मुझे नाम देना है, तो मैंने इसको नाम देना है, मान लो 1 COL या तो ROW1। तो हम यहाँ पे रेंज को सेलेक्ट करके और क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट कॉलम, ओके, देखते हैं क्या नाम ये दे चुका है, नाम तो कुछ नहीं है। तो काम करते स्टार्ट में डिफाइन करते कुछ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, और फिर ये हो जाएगा 7। अब वापस यहाँ पे डेटा सिलेक्शन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, लेफ्ट कॉलम, ओके। और अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, मैं लिखता हूँ रो 1, तो रेफरेंस में आ रहा है ना रो 1, और इसके बाद इंटर करते हैं। अब मुझे बाकी डेटा को भी जमा करना है, तो अगर हम इसे ट्रैक करेंगे 86 86 86 सेम डेटा यहाँ पे रिपीट हो चुकी है। तो अगर डबल क्लिक करके देखोगे, देख लो ये रो 1 का सिलेक्शन ही नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है। तो अगर आपको इन डेटा को जमा ही करना है, तो जमा करने के लिए फिर यहाँ पे रेफरेंस का यूज़ ना कर लो, क्योंकि रेफरेंस हम इसके लिए तो यूज़ नहीं करते कि आप यहीं पे डेटा को सम करने के लिए एक दफ़ा रेफरेंस का नाम और डेटा के जो भी रेंज होगा उसको नाम दे रहे हो, फिर उसके बाद उनको जमा कर लो। अब जमा करने के लिए इजी, आप यहाँ पे फंक्शन लगा लो इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, इसे रेंज दे दो, रेंज देने के बाद कंट्रोल के साथ इंटर कर लो, हो जाएगा जमा बिल्कुल ठीक तरीके से। डिफाइंड नेम्स के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट ग्रुप मिल जाएगा जिसका नाम यहाँ पे फार्मूला ऑडिटिंग के नाम से, और इसमें स्टार्ट में बहुत ही मज़े के 3 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, ट्रेस प्रेसिडेंट्स,
ट्रेस डिपेंडेंट्स और फिर रिमूव एरोज। जो भी सेल किसी और फंक्शन में या अगर फंक्शन किसी सेल पे डिपेंडेंट है तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू आप इजीली फाइंड कर सकते हो कौन सा सेल किस फंक्शन में या कौन सा फंक्शन किन सेल से बन के आ रहा है। जैसे कि हम इक्वल्स टू एस यू एम सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये रेंज इसे सेलेक्ट करके दे देते हैं, इंटर करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे इस वाले सेल पे क्लिक करते हैं और फर्स्ट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा, पर अगर हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ट्रेस डिपेंडेंट्स, क्या ये सेल किसी और डेटा पे डिपेंडेंट है? तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो कहा जा रहा है द ट्रेस डिपेंडेंट्स कमांड फाउंड नो फार्मूला दैट रिफर्स टू द एक्टिव सेल। ये वाला जो सेल है ये किसी और फार्मूले में यूज़ नहीं किया गया, पर अगर हम यूज़ कर लें जैसे कि इक्वल्स टू एस यू एम सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये सेल हम वापस सेलेक्ट करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब अगर हम इस वाले सेल को वापस सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें कहा जा रहा है इस वाले सेल को इस वाले फंक्शन में यूज़ किया गया है, टारगेट किया गया है। और रिमूव एरो पे क्लिक करने से आप एरोज को क्लियर कर सकते हो। पर अगर हमें पता करना है कि इस सेल में जो डेटा आ रहा है वो किन रेंज से आ रहा है या किन सेल्स को यहाँ पे टारगेट करके सेलेक्ट करके आ रहा है, तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट्स। इसके थ्रू हम इजीली फाइंड कर पा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे ये वाला जो रेंज है वो इस वाले फार्मूले में सेलेक्ट किया गया है। पर अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू MIN मेन लगाते हैं और यहाँ पे दो ही सेल्स में इसे दे देता हूँ और इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद इस पर क्लिक करते हैं। ट्रेस डिपेंडेंट्स कहा जा रहा है ये वाला सेल किसी और फंक्शन में तो टारगेट नहीं किया गया है, पर अगर फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बताया जा रहा, सबसे पहले क्लियर करते हैं इस पर क्लिक करके और फर्स्ट ऑप्शन तो हमें बताया जा रहा है कि इस वाले फंक्शन में ये दो सेल्स टारगेट किए गए। और अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि ये वाला जो सेल है ये किन फंक्शंस में टारगेट किया गया है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ट्रेस डिपेंडेंट्स। तो हमें कहा जा रहा है कि ये वाला जो सेल है वो इस फंक्शन में भी टारगेट किया गया है और ये सेल इस फंक्शन में भी टारगेट किया गया है। तो आप इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हो वापस इन वाले एरोस को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीन ऑप्शन समझ आ चुके होंगे, बहुत ही ईजी थे, इनमें कोई मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है शो फार्मूलाज। फार्मूलाज तो नहीं दिख रहे हैं, डबल क्लिक से आप फार्मूलाज को यहाँ पे देख सकते हो, पर सारे फार्मूलाज इस वाली शीट में जो कि यूज़ किए गए हैं उनको देखना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो। ये सारे फार्मूलाज आपको ओपन करके दे देगा और उन फार्मूलाज में हमने कौन से रेंजेस सेलेक्ट किए हैं, कहाँ पे कहाँ से डेटा आ रहा है वगैरह, ये सब कुछ हमें यहाँ पे वाजे दिख रहा होगा और वापस इस पर क्लिक करने से फार्मूलाज सारे क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे एरर चेकिंग नाम का, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके थ्रू आप यहाँ पे एरर्स फाइंड कर सकते हो। अगर आपकी शीट में कहीं पे भी एरर आ रहा होगा, किसी फार्मूला में एरर आ रहा होगा, तो इसके बाद इसने यहाँ पे एरर इन सेल C12 को इसने सेलेक्ट कर लिया कि इसमें एक एरर आ रहा है। एरर किस टाइप का, सबसे पहले फंक्शन दिखाया जा रहा है कि फंक्शन में B4 और B5 सेलेक्ट किया गया है और फार्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल्स, इसके यहाँ पे जो ऊपर वाले सेल्स हैं वो भी इसके साथ सेलेक्ट होने चाहिए थे ताकि इनके बेस पे ही यहाँ पे मिन नंबर निकाला जा सके। पर यहाँ पे सिर्फ दो ही सेल्स, गलती से सिर्फ दो ही सेल सेलेक्ट किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसे ठीक करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन, सबसे पहले एडिट इन फार्मूला बार, खुद से ठीक करना है तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो, फार्मूला बार में इसे ठीक कर सकते हो। और फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि ये MS एक्सेल हमारे लिए कर ले तो ऊपर वाला ऑप्शन, और अगर आपने एरर को इग्नोर कराना है तो इस ऑप्शन, फिलहाल हम इस पर क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एरर जा चुका है, डबल क्लिक करेंगे तो इसने यहाँ पे चारों सेल्स को सेलेक्ट करके हमें दे दिया। अगर आप डबल क्लिक करके अगर आप फंक्शन में कुछ भी गलती कर लेते हैं और बाहर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे नेम एरर आ चुका है, यहाँ पे भी नेम एरर आ रहा है, दो जगहों पे एरर आ रहा है। कहीं पे भी कर्सर रखो, एरर चेकिंग पे क्लिक कर लो, यहाँ पे एरर इन सेल आपके पास H8 और H8 में यहाँ पे एरर आ रही होगी। एरर किस टाइप का, इज इक्वल टू सम C9 और इनवैलिड नेम एरर। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो तो बिल्कुल ठीक है, C9 डेटा जो इसे दिया गया है वो इनवैलिड डेटा है। द फार्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट, कुछ ऐसा टेक्स्ट और डेटा इसे दिया गया है जो कि समझ में नहीं आ रहा है इस फंक्शन को। अब ठीक करने के लिए वापस यहाँ पे ऑप्शंस, पर ज़ाहिर बात है हम इसे तो यहाँ पे ठीक नहीं कर सकते, सबसे पहले इसे ठीक करेंगे तभी तो ये ठीक होगा। अब नेक्स्ट एरर के लिए हम यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये नेक्स्ट एरर हमें सेलेक्ट करके दे देगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है एरर इन सेल C9 और इज इक्वल टू SM नाम का क्या कोई फंक्शन होती है, नहीं, इनवैलिड नेम एरर, द फार्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट। तो सबसे पहले ये एरर ठीक कर लो, हेल्प ऑन दिस एरर, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ज़ाहिर बात है ये आपको ऑनलाइन लेके जाएगा, कोई ऐसा एरर जो कि आप कमिट करते हो जैसे कि नेम एरर। MS एक्सेल को अगर समझ नहीं आता तो ज़ाहिर बात है ये आपको ऑनलाइन लेके जाएगा कि चलो ऑनलाइन अपना एरर फाइंड कर लो। इग्नोर पे क्लिक करने से सिर्फ एरर ही इग्नोर होगा, ये सिंबल चला जाएगा। पर एडिट इन फार्मूला बार पे क्लिक करके हम यहाँ पे SM की जगह पे SU लिखते हैं और इसके बाद वापस रिज्यूम पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे
तो एरर जा चुके हैं और एरर यहाँ पे टिक हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि हाँ, ये एरर कैसे टिक किए जाते हैं और एरर को चेक करने के लिए ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे इवेलुएट फार्मूला। ये आपको दिखाता है कि आपके फार्मूला में स्टेप बाय स्टेप डेटा को कैसे इवेलुएट किया जाता, या तो पेयर फंक्शन कैसे स्टेप बाय स्टेप आपके डेटा को यहाँ पे सम करता है या कैलकुलेट करता है। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद कहा जा रहा है कि शीट 1 में से ये वाला रेंज सेलेक्ट किया गया है और इसमें यहाँ पे सम वाला फंक्शन इवेल्युएशन के लिए सम फंक्शन का यूज़ किया गया और इसे रेंज दिया गया है। फिर हम यहाँ पे स्टेप इनटू। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे जो डेटा है सेल्स का, वो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है जो फंक्शन के साथ, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा है। और स्टेप आउट पे क्लिक करने से आप यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो। और एवेलुएट पे क्लिक करेंगे तो लास्ट ये रिजल्ट दे देगा और रिस्टार्ट पे क्लिक करने से आप वापस इसे देख सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखाएगा कि आपके फंक्शन में ओवरऑल कैसे कैसे काम हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने के लिए कि जिस फंक्शन में भी आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे फंक्शंस आपने यूज़ किए, उनमें क्या हो रहा है वो देखने के लिए इवेलुएट फार्मूला जैसा ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। फार्मूला ऑडिटिंग में यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है वाच विंडो के नाम से। तो कोई भी चीज़ जो कि आप अपने सामने रखना चाहते हो, चाहे वो डेटा होगा, सेल होगा वगैरह, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू अपने सामने फिक्स कर सकते हो। जैसे कि मान लें मुझे यहाँ पे ये जो टोटल है ये अपने सामने रखना है। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो वो चेंज मुझे यहाँ पे नहीं दिखने वाला, उसके लिए मुझे नीचे आना होगा। तो अगर हमने ये वाला सेल अपने सामने रखना है तो वॉच विंडो पे हम क्लिक करेंगे। इसे यहाँ पे हमने सबसे पहले ऐड वॉच पे क्लिक करेंगे। ऐड वॉच पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि क्या इस सेल को आपने देखना है एड वॉच में, इसे लिस्ट करना है या तो फिर इसे, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ऐड पे क्लिक करते हैं तो इसकी विंडो यहाँ पे आ चुकी होगी और इसका रेफरेंस यहाँ पे आ चुका होगा। बुक 1 में से शीट 1 और शीट 1 में से यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट किया गया और इसमें इस वक्त ये वैल्यू है और ये फार्मूला यूज़ किया है। ये पूरा डिटेल आपको दे रहा है और दिखा रहा है। अब मान लीजिए मुझे फार्मूला नहीं देखना तो उसको मैं छोटा कर सकता हूँ, मेरा काम है सिर्फ वैल्यूज़ को देखना। अब अगर मैं ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ को मैं चेंज करूँगा। मैंने कहा 20,000 यहाँ पे 22 जनवरी का यहाँ पे डेटा आ चुका है और सेल आ चुका है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे देख लो डेटा अपडेट हो रही है और यहाँ पे मुझे नीचे बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो कि आप अपने सामने रखते हो और आप चाहते हैं कि मैं अगर कहीं पे भी चला जाऊँ, मैं चेंज करूँगा तो ये वाला सेल हमेशा मेरे सामने रहे, तो आप यहाँ पे वॉच विंडो जैसा ऑप्शन का यूज़ करोगे और इसे पकड़ के आप यहाँ पे पिन भी कर सकते हो। यहाँ पे पिन हो चुका है और इसे हटाने के लिए वॉच विंडो पे पॉइंटर लेके जाए, इस तरह खींच ले, ये अलग हो जाएगा। अब अपनी हिसाब से इसे कहीं पे भी सेट कर सकते हो। ये विंडो आपको डिलीट करनी है तो डिलीट वॉच, इसको नहीं देखना, डिलीट वॉच पे क्लिक करो, वो डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे कोई नया रेफरेंस आप ऐड कर सकते हो। और विंडो नहीं चाहिए तो यहाँ से इसे क्लोज कर लो। नेक्स्ट ग्रुप आपको मिलेगा यहाँ पे कैलकुलेशन के नाम से और इसमें आप यहाँ पे कैलकुलेशन को ऑटोमेट और मैनुअल कर सकते हो। मतलब क्या है इसका, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले ऑटोमेटिक और दूसरा ऑप्शन मैनुअल। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, जैसे कि 100 आ रहा है, मैंने इसे कर लिया 200, इंटर, तो चेंज हो रही है यहाँ पे। पर अगर ये चेंज मुझे इंस्टेंटली नहीं चाहिए तो हम फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करके मैनुअल ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ जैसे कि 500, इंटर, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। पर ये जो डेटा ये रियल डेटा नहीं है। अगर आपको देखना है कि वो डेटा जो कि अभी तक अपडेट नहीं हुआ और रियल डेटा वो नहीं दिखा रहा, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले, कैलकुलेशन ऑप्शंस, और इसमें एक ऑप्शन होगा फार्मूला या फॉर्मेट सेल वैल्यूज़, इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने से आपको दिखा देगा कि वो वैल्यूज जो कि अभी तक अपडेट नहीं हुए। अपने इसे अगर मैनुअल अपडेट करना है तो दो ऑप्शंस होंगे, एक आप यहाँ पे इसे वापस ऑटोमेटिक कर लो, नहीं तो आपको यहाँ पे दो बटन्स मजीद दिए गए। पहला जो बटन है इसका शॉर्टकट की F9 है और कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट द एंटायर वर्क बुक नाउ। पूरे वर्क बुक में अगर आपके पास बहुत सारी शीट्स है, आपने उन सभी में यहाँ पे ये मैनुअल रखा है और आप डेटा को यहाँ पे चेंज कर रहे हो पर वो वहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, अपने सभी शीट्स में से वो रिफ्लेक्शन या वो जो चेंज है वो आपको चाहिए अभी, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो। तो इस बटन से हमने पूरे वर्क बुक के इंसर्ट जहाँ जहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ तो उस डेटा को यहाँ से अपडेट कर लिया। पर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसी शीट का ही मुझे डेटा अपडेट करना है, बाकी शीट्स को रहने दो फिलहाल के लिए, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो जिसका नाम है कैलकुलेट शीट और इसका शॉर्टकट की Shift+F है और इसका शॉर्टकट की Shift+F9 और इसका शॉर्टकट की सिर्फ F9। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे फार्मूला स्टेप समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट समझेंगे डेटा टाइप को।